अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, 25 अक्टूबर 2024 से पहले हुकूमत आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सवाल हर किसी की ज़बान पर है और इस पर हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकम्मल जोर है, लेकिन इस जोर से ज़्यादा आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का शोर है। लेकिन क्या हुकूमत के पास इस तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, ये सवाल भी इंतहाई अहम है, क्योंकि तरमीम के बगैर नंबर्स पूरे, ये जो नंबर पूरे किए बगैर जो तरमीम का मिशन है, ये ज़ाहिर है कि मुकम्मल नहीं हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, खबर ये भी है कि नून लीग के 2 MNAs पर खुद हुकूमत को भरोसा नहीं है, जबकि मौलाना का भी आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ शामिल होने या न होने पर अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो किसी के भी सामने नहीं आ सका है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर रखी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को ये वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई हैं कि वो किसी भी इज्तिमा या मुज़ाहरे में शिरकत नहीं करेंगे। और यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो खबर है, जो सर्कुलर आज जारी हुआ है, इस खबर को ब्रेक किया था हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब ने। क्या कहा था उन्होंने 1 अक्टूबर को, इस हवाले से पहले आपको वो दिखाते हैं। असल में तहरीक इंसाफ का जो प्लान है वो एक और है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उनको पता है कि एहतजाज करके आप मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन असल मसला है आइन क्या तरमीम कराने के लिए नंबर गेम का। तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनके कुछ MNA 12 हैं, 15 हैं, 25 हैं, जितने भी हैं वो कहीं मैनेज हुए हुए हैं, और अगर 63A का फैसला आ जाता है और वोट काउंट होगा, उसके बाद नाअहली होगी, तो मेरा ख्याल है कि उस एक हंच को ख़त्म करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने अपने तमाम MNAs को अंडरग्राउंड कर लिया है। और वो अंडरग्राउंड इसलिए कर लिया है कि अगर 63A का फैसला आ जाता है, आईनी तरमीम ले हो जाती है, तो वोट ही ना पूरे हो सके, और जो अगर कोई तहरीक इंसाफ के MNAs जो 12, 15 या 25 क्लब हुए हुए हैं नून लीग के साथ या किसी भी जगह पे, तो वो ना होंगे, ना नंबर पूरे होंगे। बिल्कुल जी, आगे क्या होने जा रहा है इस पर कुछ बात कर लेते हैं। काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब बराह रास्त लंदन से। सीनियर तज्ज़ियाकार नौशाद अली साहब भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद नौशाद अली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब, ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं, प्रोग्राम्स में भी बड़ी बेधड़क गुफ्तगू करते हैं। आज भी इसी तरह की कुछ उनसे गुफ्तगू और कुछ खबरें हम कोशिश करेंगे कि उनसे अंदर के निकलवा सकें। लेकिन पहले चूंकि मैंने आपसे वो खबर शेयर की है जो ब्रेक की थी काशिफ रफ़ीक साहब ने, तो काशिफ रफ़ीक की तरफ आते हैं। काशिफ साहब, अब बताइएगा, 1 अक्टूबर को तो आपने कहा कि ये सारा मामला हो रहा है और आज हमने देख लिया कि सर्कुलर भी सामने आ चुका है सबके। अभी भी नंबर गेम्स में आप देख रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी है? आपको लगता है कि इनके छुपा लेने से PTI के अपने MNAs को, अपने सेनेटर्स को कुछ प्रॉब्लम रहेगी नून लीग को या नहीं? अब जब बात हो गई है मौलाना साहब से, तो कुछ और मामला भी तय हो गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, मामला है पार्लिमान का, मामला है नंबर गेम का। आईनी तरमीम करवाने की ख्वाहिश हुकूमत की हो या किसी और की हो, वो ख्वाहिश करना कोई बात नहीं है, और बहरहाल आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने करनी है, आइन के मुताबिक करनी है। नंबर गेम के मामले से ऊपर जितना भी जोर लगाया गया, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हुकूमत का जो प्लान है कि वो 63A का फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे, 63A का फैसला जब हो जाएगा तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग आसान हो जाएगी, और उसके लिए तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स मैनेज हुए हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो सेनेटर्स और MNA तहरीक इंसाफ के मैनेज हुए हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने 4 अक्टूबर के एहतजाज में नहीं शिरकत की, एक डेलिब्रेटेड मूव थी, और अब भी ये बाज़ाब्ता तौर पर गुज़िश्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया कि तमाम MNAs और सेनेटर्स अपने आप को छुपा लें, किसी भी ज़िले में जो एहतजाज है उसमें वो शरीक ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ लिए जाएँ और उसके बाद फिर फ्लोर क्रॉसिंग के लिए उन पर दबाव डाला जाए। सवाल ये है कि इस आइनी तरमीम को करवाने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ रुकवाने के लिए पूरी तगोदो कर रही है, और ये करवाने और रुकवाने की जो कशमकश है, इसमें अवाम पूरे तरीके से पिस रही है। वो मरकज़ की हो, वो सूबों की हो, वो KPK की हो, वो पंजाब की हो या साउथ पंजाब की हो, आइनी तरमीम नंबर गेम पे होनी है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है, वो भी उनका दिल करता है कि चले हुकूमत का हिस्सा बन जाए, और जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो बज़ाहिर तो ये थी कि गज़ा के ऊपर थी, लेकिन असल मामला कुछ और था। गज़ा एक, मैं समझता हूँ, बहाना था, असल में तो आइनी तरमीम के नंबर लेना एक निशाना था, और मैं समझता हूँ बहुत हद तक इनके मामला जो है वो आगे अगली स्टेज पे चले गए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो प्रपोजल आई है, आप ही की शो में मैंने कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम भी होगी और 27वीं आइनी तरमीम भी होगी। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम भी आएगी और 27वीं आइनी तरमीम भी आएगी।
फ़र्क सिर्फ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत बन जाएगी, कुछ चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी, जो बाकी चीज़ें हैं वो 27वीं आईनी तरमीम में एड्रेस हो जाएंगी। अब नंबर गेम पूरे कैसे होने हैं, फजल रहमान साहब को मिला के होने हैं या फजल रहमान साहब को मिला के नहीं होने। लेकिन एक और आप चीज़ मैं शेयर करता चलूँ, नून लीग के कुछ ऐसे लोग हैं जो परवेज़ इलाही साहब से राब्ते में हैं और परवेज़ इलाही साहब उसके ऊपर सरप्राइज देंगे। इसलिए नून लीग जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ के कुछ कबूतर अपने साथ मिलाते मिलाते अपने 2-4 कबूतर उड़वा दें। तो ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जिसके ऊपर हुकूमत गूमा गू की कैफियत है। और अब बहाना ये लगा रहे हैं कि मौलाना साहब ने कहा है कि इस आईनी तरमीम को अब एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद ले जाए। अगर लेके जाना था तो पहले ऐलान कर देते, फिर इतना बलवा क्यों करवाया? ठीक है सनाउल्लाह साहब, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा, एक तो यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर गेम्स, लेकिन ये बताइएगा, हम सभी जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी किसके पास है हमें पता है, आईनी तरमीम कौन करवाना चाह रहा है हमें पता है। चलें कहीं ना कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ओके फ़ाइन, हम इसको ये इस इजलास के बाद ले जाते हैं, लेकिन बाकी मामला इतने मुश्किल हो क्यों रहे हैं? जब लाठी है तो बस हो जाना चाहिए सब। देखिए, सामने भी पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है, उनको भी पता है कि अगर आईनी अदालत बन गई और जस्टिस मंसूर जो हैं वो सिर्फ उस अदालत के चीफ जस्टिस बने जो सिविल और क्रिमिनल केसेस देखेगी, तो आप देख लेना पिछले 2022 के से लेकर अब तक, मैं उससे पीछे नहीं जाता, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, पीछे भी चले जाएं, बल्कि सारा चले जाएं, सारा सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ें देखी हैं, पॉलिटिकल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, 184 के केसेस, और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आज जजेस भी मानते हैं, वकील भी मानते हैं। आप देखें 184 के तहत जिन केसों में लगा, रिकॉर्डिक में आपको जुर्माना कराया, स्टील मिल तबाह कर दी इन्होंने, LNG इंपोर्ट हो रही थी उस वक्त, जब आपको याद हो कि स्टोरी पर इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया था, और उस वक्त आपकी $3 से $4 फी MMBTU पर 20 साल के लिए कतर से एग्रीमेंट था। उसको 6 महीने उन्होंने केस चलाया और उड़ा दिया, और उससे अभी तक आपको $40 से $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है उस मायदे ना होने की वजह से। आप $30 से $35 पे आप LNG इंपोर्ट कर रहे हैं। इस बर्बाद तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है, जो साइड पे लेन ले के खड़े हो जाते हैं। एक चीज को नहीं बर्बाद किया, आप पूरा चले जाए ना पीछे, आपको आप बाकी कई केसों में देख लें। अभी भी आपको मजे की बात बताऊं, मैं केस बताता हूं, आपको पता है चेयरमैन पेमरा की तैनाती का केस था, आप हैरान होंगे, उसका जो चेयरमैन पेमरा की तैनाती के सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, वो कौन थे? वो टीवी चैनल्स के ओनर थे, ठीक है जी। और जिनको रेगुलेट करना था, वही रेगुलेटर, जिनको रेगुलेट करना है वो चेयरमैन पेमरा तैनात कर रहे हैं, उन्होंने ही किया जो आज बैठे हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल थी। अभी भी जो मौजूदा हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है, उनको डर यही है कि 25 अक्टूबर अगर गुजर गई और मंसूर अली शाह और उनकी जो टीम है वो अगर पावर में आ गए, अब तो पावर की बात हो रही है ना, ये तो पावर होता है, हालांकि जजेस पावर नहीं होते, जजेस होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, इस मुल्क में जजेस चाहते हैं कि सियासतदानों की तरह उनकी भी रोज़ाना अखबारों में लीडें लगें, सोशल मीडिया पे उनके बारे में बातें हों, उनके रिमार्क्स डिस्कस हों। तो जब इस किस्म के हालात हों तो फिर मेरे ख्याल में उसमें आइनी अदालत ज़रूरी है। और हुकूमत भी अब यही चाहती है कि सिर्फ आइनी अदालत बने, बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पे है, जजेस की एज बढ़ाने का मामला है, सिविल की एज बढ़ाने का मामला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मोर देन 50 अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन अभी जो बात है ना, और मौलाना साहब भी उस पर तैयार है, वो उन्होंने कई दफ़ा कहा आईनी अदालत बननी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक SCO कॉन्फ्रेंस के बाद ये वाला मामला किसी तौर पे लगता है कि किसी करवट बैठ जाएगा और आईनी तरमीम हो जाएगी। लेकिन हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि फ़िलहाल जो है आईनी तरमीम पे जो काशिफ कह रहे हैं कि 26 के बाद 27 में भी आएगी, तो उस पर बाद में भी, क्योंकि मौलाना साहब को भी फेस सेविंग चाहिए, ठीक है, उन्होंने वोटर्स के पास भी जाना है, वैसे वो ज़हनी तौर पर तैयार है इन आईनी तरमीम के लिए। जो उन्होंने एंकर से मुलाकातें की थी उसमें तो मिलिट्री कोर्ट्स पे भी वो मान गए थे, कहते थे ये भी आनी चाहिए, क्योंकि दहशत गर्दों को अदालतें सजा नहीं देती बल्कि जजों को धमकियाँ मिलती हैं। तो ये मामलात हैं। अब लगता ये है कि आईनी अदालत तक तो तरमीम हो जाएंगी, बाकी शायद बाद में।
ठीक है, कुछ अवामिल जिनका आपने कहा कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसी में जब आप कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि अभी पीटीआई ने 11 से लेकर 14 अक्टूबर तक की जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। लेकिन मसला ये है, नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि अभी तक इस्लामाबाद में किस तारीख को एहतजाज किया जाएगा ये अनाउंस नहीं किया गया है। मुझे ज़रा ये समझा दीजिएगा, मुझे मेरे नाज़रीन को, कि क्या ऐसा जानबूझकर सिर्फ इसलिए किया गया ताकि एक दबाव जो है वो हुकूमत पर बरकरार रखा जाए एससीओ कॉन्फ्रेंस को लेकर के? देखें, हम किसी भी रोज़ फिर से इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, डी चौक का रुख कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं काशिफ को मुबारकबाद दूंगा कि हमेशा इसने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, और जिस तरह सलाल्लाह साहब की ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं और बड़ी तफसील से बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भी नौशाद साहब को भी हम सुनेंगे, उनका भी बहुत तजुर्बा है। जो सवाल आपने पूछा, देखें पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है कि लेसन नहीं सीखते। देखें, एहतजाज करना जो है ना वो दुनिया में सबका हक होता है। यूएनजीए से बड़ी कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो रही जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। यूएन का जनरल असेंबली का इजलास होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एहतजाज हो रहा होता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि बरतानवी वजीर आजम का घर है, रोजाना उसके सामने एहतजाज हो रहा है। तो ये दुनिया जहाँ पे जमहूरी दुनिया है, जमहूरियत है, वहाँ पे एहतजाज होते हैं। लेकिन जिस तरह अभी सलाला साहब कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी वो इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है, बिल्कुल सही कहा। देखें ना, ये हमारे जो मुल्क के इदारे हैं, बल्कि इनको आपने इदारे कह के ना इनको बड़ा आपने कोई सुपरफिशियल चीजें बना दी। बेसिकली तो ये मुहकमे हैं और इनके ऊपर तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वजीर आजम सुप्रीम होता है, लेकिन हमारा वजीर आजम कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। यहाँ तो अभी यही डिसाइड नहीं हो पा रहा ना कि सुप्रीम कौन है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे सुप्रीम वही है जिसके हाथ में लाठी है, जिसकी बात आपने कही थी। और भेड़ बकरियां तो हम सबको नवाज शरीफ ने करार दे चुके हैं ऑलरेडी, उनको हाँका भी जा रहा है। तो बात यह है कि जिस तरह कारोबार की बात होती है, मैशत की बात होती है, अब देखें कि जिस तरह अपना सनाउल्लाह ने कहा था कि इन लोगों को फ्यूचर का बिल्कुल भी अदराक नहीं होता। जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी एहतजाज होने लगता है और आप कंटेनर्स रोक लेते हैं, आपको पता है कि जो कंटेनर एक एक्सपोर्ट के लिए जाना होता है उसकी वेसल बुक होती है, और अगर वो कैंसिल हो जाए और आप वक्त पे वहाँ ना पहुंच सके तो आपको महीना टाइम नहीं मिलता। और जो मटेरियल होता है कंटेनर के अंदर वो गल सड़ के खराब हो जाता है। तो जो आपका एक्सपोर्टर है उसका कितना नुकसान होता है, और जो बैरून मुल्क से जिसने आपको ऑर्डर दिया होता है वो आपके मुल्क की हालात देके फिर आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलते। तो ये अपनी बेवकूफियों से इतना नुकसान कर लेते हैं। हम आइन की बात कर लेते हैं, आइन की बात हो रही थी। अगर 73 का मुत्तफिका आइन भुट्टो साहब लाए थे, उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी। मौदूदी साहब थे, नवाबजादा नसरुल्लाह था, आप जितने बड़े सियासतदान उनके नाम ले सकते हैं। वहां पे उन्होंने मुत्तफिका तौर पे बैठ के एक आइन बनाया था। ये उस आइन में तरमीम करते चले जा रहे हैं। ये कानून साज असेंबली है, इन्होंने कभी बैठ के कोई नया कानून बनाया? हम डबल सवारी पे पाबंदी लगा देते हैं, हम बसंत पे पाबंदी लगा देते हैं, हम जो अपना सियासी पार्टी है उन पे पाबंदी लगा देते हैं। दुनिया इवॉल्व हो रही है, आपको नए से नए लॉज बनाने चाहिए। सोशल मीडिया को आप जो है हर कोई उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, भले वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। भाई दुनिया में ये चीजें चलती हैं और उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। कौम तरक्की कर रही है, यहाँ पे उम्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर यूरोप में एज बढ़ाई जा रही है तो वहाँ मकसद ये है कि वहाँ आबादी बहुत कम होती जा रही है, तो वो चाहते हैं कि लोग काम करते मसला ये रहें। है ना नसीम सिद्दीकी साहब कि यहाँ अगर तरमीम की जाती है वो भी अपने मफादात के लिए सियासतदान कर रहे हैं, और अगर कोई नया कानून लाया जाएगा कभी फ़र्ज़ करें तो वो भी वो अपने ही मफादात के लिए लेकर आएंगे ना। तो नया लाएं या तरमीम करें, वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मन में आए, तो जो जीव में आए है ना, और नियत होती है अपना। नसीम सिद्दीकी साहब, अब केपी हाउस पर जो उसको सील किया गया है वो बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी है, वो आज नहीं हुई। वो जब बना था, जब बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी हुई, आपने कभी नोटिस दिया? अब जबकि वहां पर ये अली अमीन का इशू है, आपने केपी हाउस अचानक जो है सीज कर दिए 4-5 उनकी अपने मफाद के लिए खिलाफ वर्जी हुई है, अपने मफाद के लिए। और दूसरी पार्टी का और उसका होता है अपना मफाद होता है। तो सिंध हाउस के अंदर जो है वो बकरा मंडी बना ली जाती है, तो फिर उस वक्त उसको सील नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ मफादात बकरा मंडी का आपने नाम लिया ना, तो मैं ये भी चाहूंगी ऐड कर लें कि जब अपना मफाद होता है तो एक बड़े इज्तिमा को, बड़े एक जो जलसा गाह है वो बकरा मंडी में लोगों को भेज देते हैं कि उधर ही चले जाओ। तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि भेड़ बकरी वाला कॉन्सेप्ट उनकी नजर में नहीं आसमा, वो ये भी तो नहीं है ना कि आप मुजाहिरीन को पेट्रोल की बोतलें दे के भेजें और गुलेलें दे के भेजें, डंडा भेजें। यूरोप में तो ये नहीं होता नसीम सिद्दीकी साहब। अच्छा, क्या आप आग लगा दें? नसीम साहब आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा, हम आपके पास आएंगे सनाउल्लाह साहब। लेकिन ना नौशाद अली साहब बड़ी तहम्मुल से जो है ना वो सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं।
तो मैं चाहूँगी कि मोहम्मद नौशाद अली साहब के पास हम जाएं, उनसे पूछें कि इतनी खामोशी क्यों है, इतनी पुरस्कार खामोशी और इतनी तवज्जो से जो आप सारी बातें सुन रहे हैं, तो निचोड़ क्या निकाला है सर आपने इसका? देखिए, मैं भी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से नसीम साहब ने ख़त्म की थी। लेकिन एक बात मैं ज़रा इख्तलाफ करूंगा नसीम साहब से कि देखिए, यूरोप में या यूएन असम्बली के सामने जब इजलास होता है तो वहां ये भी पूछा जाता है कि आपके लोग कितने आएंगे, कितनी देर आप यहाँ खड़े रहेंगे और उसके बाद आप किधर से जाएंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये उनके कवानीन हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन का काम है वो उस तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से माशरे में बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहे हैं। ये जो लेजिस्लेटर्स का एक्चुअल काम था वो काम हमारी असम्बलियां नहीं कर सक रही। आज और अब हम कंपेयर करते हैं तो फिर वो बनता नहीं है, कंपेयर करना ज़ाहिर है। हाँ जी, दौरे जदीद के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की जा रही है, उसकी भी हम लेजिस्लेशंस नहीं कर पाए। इसी तरह से बिल्कुल यही चीज़ जो है हमें अदालतों में भी नजर आती है कि अदालतें भी जो हैं वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए था। फिर ये जो एक एलिमेंट है कि हमारे यहाँ ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ये बड़ा अहम है। केपीके के जो ये अभी हमारे सनाउल्लाह खान साहब ने कहा, केपीके के उन्होंने दिए थे वो जो बिल्डिंग बाय लॉज के ना, जो सीडीए ने उनको कोई मई के अंदर भी एक कोई लेटर लिखा था। इस तरह के लेटर जो खतो किताबत जो मामूल की होती है वो चलती रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर स्क्रू टाइट किए जाते हैं। ये तहरीक इंसाफ के ऑफिस की दफा भी हमने देखा था और यही चीज हमने केपी के हाउस में भी देखी है। जिस दिन जब कभी सिंध हाउस की बात आएगी वहां स्क्रू टाइट करने की मामला होगा तो उस दिन सीडीए सिंध हाउस बल्कि पंजाब हाउस को भी कर लेगी। एक्चुअल मामला ये है कि ये सारे झोल छोड़े इसलिए जाते हैं कि कल को गिरबान से पकड़ना होता है और स्क्रू टाइट करने होते हैं। अब जहां तक मामला है, आप बात कर रही हैं इस वक्त नंबर गेम्स की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली की। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली मैनेज हो चुके हैं तो वो फिर हर सूरत में, चाहे वो एक ग्रुप बनाकर अपीयर हो, चाहे वो किसी तरह से भी अपीयर हो, वो लोग जो मैनेज हुए हैं वो उनको तहरीक इंसाफ बांध के नहीं रख सकेगी। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने, आप तो सिर्फ ये नंबर गेम पूरा करने की बात कर रहे हैं, हमने वो भी इंतखाब देखा है जिसके अंदर आप माइनॉरिटी में होते हैं और आपका चेयरमैन बन जाता है सेनेट के अंदर। सो इसलिए इन बहसों का एज सच कोई फायदा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने अगर किसी बात के ऊपर इख्तलाफ किया था तो उसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही शामिल था। उनकी सियासी जो मुफाद है वो उससे वाबस्ता थे। वो जब मान जाएंगे तो भी वही मुफाद रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गंडापुर साहब जो है वो एक मजमे को लेकर पीछे छोड़कर और फिर खुद से वहां से निकल जाते हैं। इसके पीछे भी मुफादात ही वाबस्ता होते हैं। वो हुकूमत के साथ मिलकर ही ये सारे मामला तय किए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई ये कहे कि एक वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला जो है जिसके साथ एक पूरा प्रोटोकॉल चलता है, वो प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर सिक्योरिटी भी मौजूद है, उसके अपने ऑफिशियल्स भी मौजूद है, वो पीएसओ से लेकर एम्बुलेंस तक हर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, हर चीज होता है। ये मुमकिन नहीं होता कि वहां पे किसी के पास मोबाइल नहीं था और वो इतला नहीं कर सका और वो जी पहुंच नहीं सका और मेरे पास ₹1 नहीं था और मैंने 7 इजला पार किए, मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, फिर वहां से नीचे उतरा, फिर बड़ी कहानियां सुनाई है ना नौशाद अली साहब, बड़ी उन्होंने कहानियां सुनाई हैं। लेकिन ये जो सारी कहानियां हैं, चाहे अदालत के अंदर हो रही हों, चाहे हमारे सामने हो रही हों, चाहे ख्वाजा आसिफ का बयान हो जी कि अक्टूबर में कोई ऑडिट हो सकता है इलेक्शन का, ये सारा जो मकसद होता है, इसका मकसद या तो जाती मुफाद पर से वाबस्ता है या सियासी मुफाद से वाबस्ता है। क्योंकि सियासतदान जो है, लेकिन देखिए अभी आपने जिक्र किया ना, कोई और ताकतें अपने मुफाद के लिए काम कर रही हैं। बिल्कुल अपने मफाद के लिए। अगर कोई नहीं है तो वो आवाम नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें, यूके, यूएन या व्हाइट हाउस, इसके सामने जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो बाकायदा उसका परमिट इशू होता है और परमिट इशू के ऊपर तमाम लवाजमा तय होते हैं। ये आप चेक कर लीजिए। नंबर 2, जो बात आप कह रहे हैं कि केपी हाउस में ये जो भी हुआ, जिस वक्त सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान वहाँ पे मौजूद थे, उनकी वीडियोस बाहर आई तो हमने खुद कवर किया कि सिंध हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट लॉन्च किया था और उस प्रोटेस्ट को लॉन्च किया गया। उसके बाद वहाँ पे मुजाहरे हुए और सिंध हाउस के ऊपर बाकायदा तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उन्होंने बाकायदा चढ़ाई करने की कोशिश की, गेट को तोड़ने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें जो पहले से डिसाइडेड होती हैं कि ये नहीं करना, वो करना है, वो जो करना होता है वो नहीं किया जाता, जो नहीं करना होता वो किया जाता है। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब हमें कुछ बताना चाह रहे हैं।
देखिए, बात जिस तरह नौशाद साहब ने की या सनाउल्लाह ने और अभी काशिफ ने भी की, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे मिलियन मिलियन मार्च होते हैं, यूके में भी होते हैं, उसमें फसादी भी होते हैं, लेकिन पुलिस उनको कंट्रोल भी करती है, उनको पकड़ती भी है, उनको गिरफ्तार भी होती है। यहाँ पे भी पेट्रोल बम लेके चलते हैं लोग, पेट्रोल डाल देते हैं, वो कौन सा बम है या कोई बहुत बड़ा उसका कोई फॉर्मूला है। यहाँ पे भी डंडे उनके हाथ में होते हैं, यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज। इवन जहाँ पे नॉटिंग हिल कार्निवल होता है, उसमें पिछले दिनों पुलिस ने 4 लोग ऐसे पकड़े जो छुरियां लेके आए हुए थे। तो बात यह कि जो हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे, उनका काम है कि जो फसाद करना चाहता है उसको गिरफ्तार करें। ये नहीं होता कि आपने एक जगह जलसा करने की इजाजत दी है। यहाँ तो नसीम सिद्दीकी साहब गिरफ्तार भी नहीं करते, फिर भी धमकियां लगाई जा रही हैं। और धमकियां कौन लगा रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब लगा रहे हैं, जिनका मोहम्मद नौशाद अली साहब अभी जिक्र कर रहे थे। अगर सारी फसादी हो तो फिर क्या करें? इस पे हम बात कर लेते हैं। एक ब्रेक मुझे लेना है, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ये जो आईजी इस्लामाबाद को धमकियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उस पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। कभी उनके रहनुमा मुकदमात की जद में आते हैं तो कभी कैदो बंद की सौबतें काटते हैं। लेकिन एक शख्स जो सड़कों पर दनाता है, ऐवान में हुल्लड़बाजी कराता है, कभी पंजाब हुकूमत तो कभी आईजी इस्लामाबाद को धमकियां लगाता है, उस पर कानून आखिर हरकत में क्यों नहीं आता है? बिल्कुल नाज़रीन, आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, जो एक बार फिर से भड़क उठे हैं। धमकी अब की बार उन्होंने ये दी है कि अगर आईजी इस्लामाबाद को हटाया नहीं गया तो फिर से इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी दोहराई है कि पीटीआई कारकुनों को आज़ाद करवाया जाएगा। नाज़रीन, ये तो खुल्लम खुला रियासत को चैलेंज करने वाली बात हो गई, लेकिन क्या एक सूबे के वज़ीर आला की जानिब से किसी दूसरे सूबे के आईजी को इस तरह से धमकी देना जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आता? अगर आता है तो फिर अभी तक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जो इस तरह से धमकियां भी देते हैं, एहतजाज की कॉल भी देते हैं, लेकिन डेट अनाउंस नहीं करते हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। पहले मैं चाहूँगी कि नौशाद साहब, मैं आपके पास आऊँ। आप ज़रा ये बताइएगा कि क्या वजह क्या है, क्यों इनके खिलाफ जो है वो कोई वो वाली कार्रवाई नहीं होती जो होनी चाहिए, और जो कार्रवाई होती है वो आके वो बताते नहीं है कि क्या हुई? मुझे जब आप ये अपना इब्तिदाइया दे रही थी सवाल का, तो मुझे ऐसा लग रहा था आप इमरान खान साहब की बात कर रही हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं, आप अली अमीन की बात कर रही हैं। तो अली अमीन हो या इमरान खान साहब हो, देखें ये एक तर्ज सियासत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अली अमीन को मैं पिछले 25-30 साल से जानता हूँ। उस वक्त से जानता हूँ जब वो लाहौर के कॉलेज में पढ़ते थे और वहां से निकाले गए थे, और उनके छोटे भाई किसी दूसरे कॉलेज में थे और वहां वो दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे, हमारे करीबी दोस्तों में थे। अच्छा। तो अली अमीन जो है वो शुरू से इसी तरह के मिजाज के हैं, और इसी वजह से वो वजीर आला भी हैं। कोई अगर इस बात को समझता नहीं है तो उसको ये समझना पड़ चाहिए कि देखे, अली अमीन गंडापुर को, आतिफ ग्रुप को और असद कैसर के भाई ग्रुप को छोड़कर अली अमीन गंडापुर को बनाने का सीएम मकसद ही ये था जो वो आज कर रहे हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर शायद उनको बानी तहरीक इंसाफ की खुशनुदी हासिल नहीं रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो वजीर आला भी नहीं रह सकेंगे। ये तर्ज सियासत का मामला है। आपको ओए आईजी फलां ये कर देंगे, ये इसको पकड़ के हम गिरबान से घसीटेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर दें, ये कर दें, प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल दें, ये सारी बातें आप सुनते रहे हैं। ये बेसिकली इसी तर्ज सियासत की वजह से उनकी एक फैन फॉलोइंग नौशाद साहब, देखिए फैन फॉलोइंग तो इससे आपकी बढ़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, सनाउल्लाह साहब मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जब आप फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस तरह के बयानात देंगे, इस तरह की भड़के मारेंगे, और भड़के मारने के बाद आप वो कर नहीं पाएंगे जो आपने कहा है, तो फिर फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं होगी? फिर पार्टी के जो लोग हैं, जैसे पिछले दिनों तनकीद हुई उनके ऊपर, तनकीद नहीं होगी फिर बहुत ज़्यादा? देखें आसमा, जो वज़ीर आला अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सका, वो इस्लामाबाद का आईजी कहाँ से उनकी डिमांड पे तब्दील की जाएगा? ये सियासत है। बिल्कुल नौशाद साहब सही बात कह रहे हैं। और चाहे बुज़दार हों, चाहे अली अमीन हो, चाहे कोई और फैसले हों, वो इसलिए नहीं किए गए थे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, बल्कि वो मेरे तो शहर के MNA भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं अली अमीन साहब वो। लेकिन आप ये देखें, जो इमरान खान की तर्ज सियासत है, वो उस हवाले से उन्होंने KP का बेस्ट वज़ीर आला मुंतखब किया है। बिल्कुल सही है। अगर जो उन्होंने अभी इस्लामाबाद में किया वो लेके आए, उनकी जगह कोई और होता तो ये सूरत हाल नहीं होती। उन्होंने एहतजाज भी किया और मैनेजमेंट भी कर ली, और उन्होंने वहाँ पे जाके जब पार्लियामेंट में जो अपनी KP असम्बली में तकरीर की, आप देखें उसमें सिर्फ उन्होंने IG को रगड़ा है और किसी की जिक्र नहीं किया। IG की कितनी हैसियत है आप लोग भी जानते हैं सब लोग, कि IG इस्लामाबाद किसके कहने पे चलता है, उसको क्या डायरेक्शन मिलती है, कौन देता है,
क्या उसने करना है, उस बेचारे की अपनी आईजी साहब के साथ तो सारा दिन मोहसिन नकवी साहब तो घूम रहे थे। वो तो आप गुंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है ना। उन्होंने आईजी को निशाना करके सुनाया, किसी और को तो नहीं ना। तो नाम लेना था, जहाँ जो उनके साथ हुआ उन्हें पूरा बयान करना चाहिए था। इसीलिए पूरी पीटीआई की जो फैन फॉलोइंग है वो अब उनके पीछे लगी हुई है। उसको जान छुड़ाना उनको मुश्किल हो रहा है। कब तक पीछे रहेगी काशिफ साहब ये फैन फॉलोइंग, कब तक रहेगी? ऐसे फैन फॉलोअर उनके पीछे लग गए हैं जो 6 महीने से उनके स्टेट गेस्ट है वहां पर सवात में बैठे हैं, जो सारा दिन उनकी कैंपेन चलाते हैं। अब वो भी उनके सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। तो आप ये सिर्फ जो है ना एक सियासत है, सियासत हो रही है उनके बयानबाजी। और वो चीफ मिनिस्टर है, उसने चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने रहना है, उन्होंने आपकी एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात अपने ठीक रखने हैं। सूबा चल ही नहीं सकता अगर चले ना, फिर ये बता दें सनाउल्लाह साहब, आप ही बता देना। जरूरी बात बता रहा हूं। देखिए कोई भी सूबा उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसको पैसे नहीं देगी। क्वार्टरली जो रिलीज होती हैं वो तनख्वाहें भी नहीं दे सकता। अली अमीन समझदार है, उन्हें पता है सारी चीज़ों का कि उनको तनख्वाह नहीं देंगे, वो 15 दिन भी 10 दिन भी हफ्ता भी लेट हो जाए ना सूबे में तनख्वाह, लोग उनके सर फाड़ देंगे। तो वो बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। उन्होंने अपने जो लीडर हैं बानी को ये भी दिखा दिया कि वो इस्लामाबाद पहुंच गए और उन लोगों से भी वादा कर लिया कि जी मैं वापस जा रहा हूँ, और चले भी गए, आराम से पैदल गए हैं। ये मारगला की पहाड़ियों के बाहर केपी है, 12 अजला कहाँ से आ गए? आप सुनते रहे ना, अब लोग वजाहतें देते रहे। ये आप पार करें ना 5 किलोमीटर बाद हरिपुर शुरू हो जाता है, वहां के वो किंग हैं, चीफ मिनिस्टर किंग होता है। तो इतने बेवकूफ लोग नहीं है कि उनकी बातें नहीं समझ नहीं, अगर वो किंग हैं, नसीम सिद्दीकी साहब आप फरमाइएगा ना, अगर वो किंग हैं तो जो उनके असल किंग बानिए पीटीआई चाह रहे हैं वो क्यों नहीं करवा देते, मुलाकात क्यों नहीं करा देते? जैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनकी तो बहुत अच्छी है, इधर भी अच्छी है, उधर भी अच्छी है, तो क्या चीज़ रोक रही है? बिठा देना, फिर सबको साथ बिठा दें, आमने सामने बिठा दें, मामलात करा दें हल। नहीं देखिए, अभी इतनी बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जिधर से उनके खिलाफ रेजिस्टेंस आ रही है इमरान खान के खिलाफ, और लंदन प्लान का जो बार बार जिक्र होता है वो ये नहीं कि लंदन में कोई प्लान नहीं बना था, बिल्कुल यहाँ प्लान बना था। और उसका ही आप देखें कि काजी फाइज हिस्सा उसका हिस्सा है, और जो गवर्नमेंट इतनी परेशान है इसी वजह से परेशान है कि अगर काजी साहब चले गए तो उस प्लान का क्या बनेगा। अली अमीन गंडापुर की जो 2 बातें हैं मैं उसको आपको जवाब दूंगा। एक तो वो छलावा बन के निकल गए। अच्छा, जब वो छलावा बन के निकल गए तो अब हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, हमारे दोस्त बड़े परेशान हैं। लेकिन जब छलावा पने की FIR काटी गई कि सनम जावेद ने लाहौर में 6 बजे आग लगाई, फिर 7 बजे मियाँ वाली में लगाई, फिर पिंडी में लगाई, उस पर किसी को अचंभा नहीं हुआ था। और जो IG पंजाब की बात, IG इस्लामाबाद की बात हो रही है, वैसे तो बेसिकली 60-70 किलोमीटर के वो IG है, नहीं तो आप देखें पूरे सूबे के IG होते हैं। इस तरह कोई ऑफिसर है, कोई इदारे का सरबराह है, उसके खिलाफ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तर्ज सियासत की बात होती है और सिर्फ PTI पे इल्जाम लगाया जाता है, वो जो गलत करते हैं मैं उसको गलत बोलता हूँ। लेकिन क्या ये दुरुस्त है? मरियम नवाज शरीफ अपने जलसों में जजेस की तस्वीरें दिखा रही, जो जजेस है सिटिंग, ये तो IG है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। फिर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के गुजरावाला के जो जलसा था उसमें सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI के बारे में बात करते हैं। अच्छा, नौशाद साहब को लाहौर की बड़ी नॉलेज है, इन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे में बताया। मैंने कहीं से सुना था कि जो मौजूदा वज़ीर आला है उनके भी कोई नंबर कम थे, वो कहीं एडमिशन लेना चाह रही थी। वो अगर उस पर कोई रोशनी डाले, हमें असल तफसील अगर बताए तो बड़ी इनकी मेहरबानी होगी। तो देखिए, सियासत में इस तरह की गिमिक्स चलते रहते हैं। आप कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर को इस वजह से वज़ीर आला बनाया, तो जिसकी अपना कोशिश होती है, जिसकी हुकूमत हो, जिस तरह राना सनाउल्लाह को लेके आए थे एज ए वजीर दाखिला, तो वो तो PTI को दबाने के लिए लाए थे ना। तो यहाँ पे जो असेंबली का मेंबर है, कौमी असेंबली का मेंबर है, वो किसी भी ओहदे के ऊपर आ सकता है। और ये तर्ज सियासत आज की नहीं है, हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। और खास तौर पे जो 90 में पॉलिटिक्स थी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, वो भी ढकी छुपी नहीं है। मेरा मतलब कि सिर्फ एक पार्टी को जो है वो निशाना बनाना शायद मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, जब काशिफ साहब वैसे सही फरमा रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, जब जजेस को मौका मिला है उसने अपनी तर्ज सियासत के मुताबिक ही अपने लोग लगाए ना, मिसालें में कुछ उन्होंने दे दी। जी सनाउल्लाह सही कह रहे हैं। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, अब होना ये चाहिए कि PTI को आराम से बैठ जाना चाहिए, पार्लियामेंट में एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। सबको पता है क्या हुआ है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, उस पार्लियामेंट में जाके उनको ये अमेंडमेंट अगर कोई करना चाहते हैं उसको रोकें, 3-4 साल इंतजार कर लें।
मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको पता है इस टाइम उनके लिए फेवरेबल जो इन्वायरमेंट नहीं है, उस फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए आपको अपने आप को कुछ पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, उसके तरफ जाना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर। सही फरमा रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा सनाउल्लाह कि ये करना चाहिए क्योंकि उनके साथ ज्यादती तो हो रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुल्क के लिए अगर ये कर लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन ये किया नहीं जा रहा है। इनफैक्ट नए एहतजाज की जो कॉल है वो आ गई और काफ़ी बड़े पैमाने पे काशिफ साहब, मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ डेट्स हैं, लेकिन वो जो एक शहर है शहर इक़्तिदार, वहाँ के लिए कोई तारीख नहीं दी है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा तबसरा फरमाइए। देखिए, मुल्क के लिए अगर सब ने ही मिलके काम करना है, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की आवाम के लिए, तो फिर ये जो 10 दिन अक्टूबर के हैं ये ही क्यों ज़रूरी हैं? क्यों इस पे एहतजाज की बार बार कॉल दी जा रही है? अब 11 अक्टूबर को आप कह रहे हैं कि मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज होगा, 13 अक्टूबर को आप डीजी खान में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, 14 को फैसलाबाद और लाहौर में दोबारा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। पीछे 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक 2 दिन जो है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस है, हाई लेवल डिग्निटरीज जो हैं वो इस्लामाबाद होंगी, हर चीज़ होगी, और आप इस टाइम के ऊपर अपने एहतजाज प्लान कर रहे हैं। और क्या बाइद है कि जब 14 के बाद आप कहें जी अब पंजाब से और हर जगह से निकले दोबारा फिर हम वफाक की तरफ आ रहे हैं जब यहाँ पे हाई लेवल डिग्निटरीज यहाँ पे हों। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये तय कर लिया है कि अगर इसी दौरान इसी एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारी कोई कमिटमेंट हो जाती है कि आप आईनी तरमीम से पीछे हट जाएंगे तो हर तरह का अनरेस्ट जो है वो खत्म करने को तैयार है। लेकिन अगर आईनी तरमीम हुई, देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन मैटर नहीं करती, आईनी तरमीम जो मैटर करती है वो डिफरेंट है। जो तहरीक इंसाफ की सियासी जिंदगी और मौत का मसला बनी हुई है उसको वो रोकना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या जरूरी है, क्यों जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हो, रशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हो और डिग्निटरीज यहाँ पे हो, तो आपने एहतजाज करना है? क्यों करना है? 2014 में भी आपने यही किया, 2024 में भी आप यही कर रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि हम आपको ये भी ना कहें कि आप इंतशार कर रहे हैं, हम आपको ये भी ना कहें सियासी अदम इस्तेहकाम है। भाई ये मुल्क है, यहाँ पे आपको और विफाक से प्रॉब्लम है तो आप छोड़ें, सूबा साइड में हो जाए। अच्छा आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप एहतजाज के लिए टाइम स्लॉट चेंज कर दें। आप ये जेस्चर तो दें कि मुल्क की इकॉनमी के लिए, मुआशरत के लिए, मईशत के लिए आप ये काम बेंड कर रहे हैं कि मुल्क को नुकसान ना हो माशी तौर पर। आप उसी टाइम पे एक नई एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और उसके बाद आप अपने एमएनएस और सेनेटर्स को कह रहे हैं कि आपने उसमें शामिल भी नहीं होना। शामिल कौन हो? नियती अवाम, लोगों के बच्चे, बच्चियां, खवातीन गिरफ्तार हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हमने कहा कि यहाँ पे एहतजाज हुआ उसमें अफगानी मौजूद थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा इस पे एतराज है। आज क्या जो गिरफ्तार 3 अफगानी हैं उनके बयान सामने नहीं आए कि किसी जवेद नामी शख्स ने उनको 5000 दिहाड़ी पे उठाया और ले गए कि यहाँ पे जाए? अब सवाल ये है नसीम साहब, अब आप क्या कह रहे हैं कि बयान दिलवाया गया है? एहतजाज पे क्यों कंसिस्ट है? आप क्यों नहीं इस एहतजाज को पोस्टपोन कर देते? नसीम साहब क्यों नहीं कर देते ना? आसान सा है, थोड़ा पोस्टपोन कर दें, मुल्क का सोच लें। पॉलिश करने वाले उन अफगानों को आपने पकड़ लिया और उनके जबरदस्ती बयान दिलवा दिए। काशिफ साहब यार तुसी ते गल्लां ना करो, असी ते बड़ा कुछ सीखने ताड़े तो सर गुजारिश है, मैं बयान नहीं दुआया हजूर, मेरी की औकात है बयान देने, सानू तो आप बयान कोई नहीं देने देंदा। मसला ये है कि जो बयान सामने आ रहे हैं तहरीक इंसाफ उसकी कंट्राडिक्शन करे। मुझे एक बात बताइए, क्यों तहरीक इंसाफ उस 8-10 दिन में एहतजाज करने को बाजिद है जबकि यहाँ पे एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है? क्यों? क्रिएट करने के लिए ना काशिफ साहब, किसी और दिन करेंगे। क्या आप रियासत और हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे? ये प्रेशर क्रिएट करने का वक्त नहीं है। देखिए नसीम साहब ठीक कह रहे होंगे कि जी ये बयान किसी ने जबरदस्ती दिलवाए। भाई आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं कि आपके इस तरह से अफगानी, चाहे वो जूते पॉलिश करने वाला है या उसको पकड़कर इसके बयान दिलवाए जाए? आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए कि जिन पंजाब में, जिन शहरों में ये प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है, अगर एससीओ कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले खुदा ना खास्ता कोई बड़ा दहशतगर्दी का या दूसरा वाकया हो जाए तो आपके मुल्क की किस हद तक सुखी होगी? क्या कराची में होने वाले वाकये से हमारी आंखें नहीं खुली कि आपका जो तमाम सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो सारे का सारा फोकस करके बैठा था? आपके यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो दिन रात ये इस्लामाबाद पे उनका फोकस था, तो कराची के अंदर क्या हुआ? जरा सी आप आंख जो है वो थोड़ी सी आप झपकते हैं और आपके ऊपर दुश्मन हमलावर हो जाता है। देखिए कुछ चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। नसीम साहब ने मुझे कहा कि वजीर आला की बात, नसीम साहब ये हमारे मीडिया की ही स्टोरीज की वजह से मरियम नवाज की जो बातें आपने कही वो सामने आई दुनिया के। आज जेरे बहस अली अमीन गंडापुर थे, इसलिए अली अमीन गंडापुर के बारे में बात की गई। दूसरी बात है जो गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ ने बात की है, अगर आप एक लिहाज से देखें तो वो बातें तो फिर सच साबित हुई। आज जिनका नाम लिया गया था वो लोग कटहरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं हमें, वो चाहे जजेस थे या जर्नैल थे। जो कुछ उस जमाने में हुआ वो हमारे सामने है।
अब खान की मामला ये साइफर है कि देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि आज के चीफ जस्टिस का मामला भी होगा, मैं आपको एक और खबर भी दे दूं कि जरूरी नहीं है ये मामला सिर्फ जो है वो एक शख्स की हद तक कायम रहे। आपने पांच जजेस तक का ना, अगर उस आईनी तरमीम में 5 जजेस की ऑप्शन रख ली तो ये तो सिर्फ अगले 2-3 जजेस मसला है ना, तो चौथा पांचवा आ गया तो आप क्या कर लेंगे। और जब गवर्नमेंट्स ये प्लानिंग करती हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो बहुत सारी ऑप्शंस लेकर चलती हैं। इसलिए आईनी तरमीम में जरूरी नहीं कि वो काजी फाइज ईसा साहब की हद तक ही महदूद रहे। अगर फर्ज कीजिए हुकूमत को ये नजर आया कि इसके बगैर कोई चॉइस नहीं है तो एक और नए काजी फाइज ईसा साहब पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो चीजें हैं, इससे इन बहसों से हमें निकलकर जो एक्चुअल में किया जा रहा है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मौका फराहम नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मनों को फायदा हो या आपकी जो इस वक्त आपके खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट या ताकतें हैं वो उससे फायदा उठा सके। क्विकली जरा जवाब सुन लेते हैं नसीम सिद्दीकी साहब, हमें ब्रेक लेना है। एस्टैब्लिशमेंट कर रही है वो ठीक कर रही है, यानी कि आप जिस तरह दहशतगर्दी के मुकदमात सियासी कारकुनों के ऊपर बनाते हैं, आपसे असल दहशतगर्द तो काबू में नहीं आते। आपने सारी फोर्स जो है वो अपने सियासी कारकुनों के पीछे लगाई हुई और दहशतगर्द अपना काम कर जाते हैं। हमें तो कहना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट अपने काम सही नहीं कर रही। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घुसने की क्या जरूरत है? जो सियासतदान करते हैं आपस में लड़ते हैं, सियासतदानों को करने दें। इस मुल्क का सारा मसला इमरान खान है, इस मुल्क का सारा मसला पीटीआई है। इनको आए हुए तो 3-4 साल हुए, पूरे 75 साल से इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ये मामला शुरू हुआ है, 10 साल हो चुके हैं। मैं अगर इजाजत 10 साल हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मजबूर क्यों कर किया जाता है। आप देखें ना, अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज ना होता और कराची में ये मामला होता तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हम एस्टैब्लिशमेंट पे उंगलियां उठाते कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप सोए हुए हैं। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ना, लेकिन जब नशाद साहब आपका पॉइंट आ गया, काशिफ साहब ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ये देखिए बड़ी ज्यादती की बात है कि जिस वक्त आपको इक़्तिदार मिले, इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे बाजवा साहब बहुत अच्छे, फैज साहब बहुत अच्छे, और आपको इक़्तिदार से हटा दिया जाए तो बाजवा साहब से ख़राब शख्स कोई नहीं। हमारी तो इनसे कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, मैं तो ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए कौन इनकी खुशनुदी हासिल करता था, कौन तारीफ़ें करता था, कौन जाके उनके घर में मिला कि मैं आपको अनलिमिटेड एक्सटेंशन देने को तैयार हूँ, आप मुझे रेस्क्यू कर लीजिए। ये देखें, ये सियासी जमातों का वतीरा है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो। इक़्तिदार मिल जाए तो इस्टेब्लिशमेंट बल्ले बल्ले, इक़्तिदार छिन जाए तो इस्टेब्लिशमेंट हद तनकीद। ये एक रवैया जो है इसको तर्क करना चाहिए। अवाम ने बहुत सोच लिया, बहुत हो गया। कम से कम हमें अपने तई इस बात को जो है ना इलेबोरेट करना चाहिए। क्यों आज भी ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, क्यों कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे? इक़्तिदार के लिए कह रहे हैं ना, मुल्क की अवाम के लिए नहीं कह रहे सर। अच्छा, आवाम की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए पाकिस्तान में जैसे नसीम साहब कहा ना, आपने फरमाया कि सबको पता है, आवाम को पता है, इवन बाहर बैठे हुए लोगों को भी पता है। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो बाहर बैठे हुए हमारे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने बहुत बड़े रेमिटेंसेस की मद में जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान में भेजी है। इससे पहले नाज़रीन आप जानते हैं कि पीटीआई के दौर में ये दावा किया गया था कि अब से पहले इतने रेमिटेंसेस कभी नहीं आए पाकिस्तान में और इससे पीटीआई की वजह से आए, लेकिन अब तो नून लीग है। तो अगर लोग एतबार नहीं कर रहे हैं तो फिर सरमाया अपना क्यों भेज रहे हैं पाकिस्तान में? यहाँ तो हालात ख़राब हैं, तो फिर ये पैसे पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? इस पर बहस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिन्हें हुकूमत ने दीवार से लगाया असल में वही लोग हैं मुल्क का सरमाया। हम बात कर रहे हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जिन्होंने IMF के 3 साला प्रोग्राम का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। हालिया IMF के 3 साला प्रोग्राम के मुकाबला जो है इन्होंने 3 महीने में किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सितंबर 2024 की तरसीलात ज़र की रिपोर्ट ये कहती है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 8.78 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे, जिसके बाद पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में 29% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। ऐसे डॉलर्स भेजने वालों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी भी पेश हैं। मौजूदा हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट के हक से महरूम रखा था, ये तो हम जानते हैं। आज वही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन अजीज़ की तरसीलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर जब मईशत की बात हो रही है, इकॉनमी की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान में तकरीबन 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान 30 मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। और इसके बाद IT, ज़राअत और कंस्ट्रक्शन के शोबों में हम देखेंगे कि बहुत बड़ी सरमायाकारी होगी। इसके साथ ही साथ माशी इशारे भी मुस्बत होना शुरू हो गए हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई और इंडेक्स 86,000 पॉइंट्स के 100 के करीब पहुँचकर 100 इंडेक्स माफ़ कीजिएगा 86,000 पॉइंट्स के करीब पहुँचकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन
सतह पर पहुंच गया। बिजली बनाने वाली एक और प्राइवेट कंपनी अपना मुआहदा कबल वक्त ख़त्म करने पर रजामंद हो गई है। कल हम IPPs की बात कर रहे थे तो ये खबर भी आम है, इससे भी जाहिर है कि पाकिस्तान को ही फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे पैसे जो हैं उनको दिए जा रहे थे लेकिन बिजली नहीं बन रही थी। तो अब ये अगर मुआहदा ख़त्म करने पर रजामंद हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी खबर है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब, अगर हालात इतने ख़राब हैं, अभी जो हमने इस पिछले वीकेंड पे देखा, कंटेनर्स लगे हुए हैं, फिर उससे चंद दिन पहले आवाम को भेड़ बकरियां कहा गया, फिर ये जो बाहर बसने वाले लोग हैं इनको वोट का हक नहीं है, इन्हें तो हम कुछ समझते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं हैं, और फिर ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो किसी तौर नून लीग को पसंद नहीं करते हैं, मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करते हैं, इस पर एतमाद नहीं करते, एतबार नहीं करते, तो फिर पैसे क्यों भेज रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया आसमा। ये बेसिकली ये तो मेरा सब्जेक्ट है। ये पहली दफ़ा नहीं है जो हमारा मंथली एक है जो रेमिटेंसेस का, वो 2, सवा 2, $2.5 बिलियन इतना होता है, रहता है। अच्छा, ये बड़ा क्यों है क्वार्टरली? पिछले 2-3 माह में भी बढ़ा है, उससे पहले भी बढ़ा है। जी जी। और ये कहाँ से रहे हैं? ये सऊदी अरब, UAE ज्यादा यहाँ से आते हैं। यहाँ कौन लोग हैं? पाकिस्तान की लेबर क्लास है। बेसिकली आसमा, पाकिस्तान में परचेजिंग पावर खत्म हो गई है, लोग महंगाई से तबाह हाल हो गए हैं। पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी 50% तक चली गई। और पॉवर्टी किसको कहते हैं? पॉवर्टी वो कहते हैं जिसकी $2 योमिया आमदन है। तो आप अंदाज़ा कर लें, तो वो पैसे उसी तरह भेज रहे हैं, वही लोग हैं। कुछ लोग ज़्यादा गए भी हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान में हिस्ट्री की सबसे बड़ी सतह पे 10% तक पहुँच चुकी है, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो इससे अंदाज़ा कर लें, लोग जा भी रहे हैं। बेसिकली यहाँ उनकी जो फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ पर तो अकेले रहते हैं। मिडिल ईस्ट में जितने भी लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के बिजली के बिल, खाने पीने के खर्चे, इलाज के खर्चे, आपकी मेडिसिन 2-3 गुना बढ़ चुकी हैं, आपके बिजली के रेट 3 गुना बढ़ चुके हैं, आपकी गैस की प्राइस 1000% इंक्रीज हुई है, आपके बाकी जो लाइफस्टाइल चीज़ें थी वो महंगी हो गई हैं। तो परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर जो लोग मजदूर मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं उनको, और वो बिजली के बिल जमा करा रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आप आम आदमी से पूछें, आपको समझ आएगा। भाई, जिनका बिल आज से साल पहले 5000 रुपये आता था, अब 60,000 रुपये आता है। जिसका 60,000 आता था, उसका 2.5 लाख रुपए आ रहा है। तो वो जो उसके फैमिली के एक सरबराह अगर UAE में, अमेरिका में कहीं काम कर रहा है, तो उसने ज़्यादा पैसे भेजने हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है, ये मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। और आप ये तो सारी खुशी आपने खराब कर दी सनाउल्लाह साहब। इतना नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन इतने आराम से और इतना अच्छा कर दिया, अब क्या रह गया इस खबर में? आपको नहीं पता आप पहले किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे, आज किस तरह गुजार रहे हैं ऐसे। और उसकी वजह IMF प्रोग्राम भी है, रिफॉर्म्स भी हैं, टैक्सेशन भी है। लेकिन ये सारे देखें, मैं आपको बताऊं, मैंने 23 प्रोग्राम देखे IMF के, 20-22 तो देखे ही हैं। IMF का प्रोग्राम हर 5 साल बाद आता है पाकिस्तान में, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो फॉरेन करेंसी के क्राइसिस का शिकार होता है। और क्राइसिस का क्यों शिकार होता है? हमारी एक्सपोर्ट नहीं है। हमारी, आपको पता है इंडिया की कितनी और बांग्लादेश की कितनी रेमिटेंसेस है? बांग्लादेश की 100 बिलियन, कितना फर्क है? $100 बिलियन है बांग्लादेश की, और इंडिया की मोर देन $200 बिलियन। आप $30-32 बिलियन पे खड़े हैं, और आज से नहीं खड़े, 20 साल से खड़े हैं। आपकी 10% बढ़ जाती है। और इसमें भी देखें, आप जैसे सहाफी जो हैं वो मैं खुश नहीं होने देते। हम खुश हो रहे थे, रेमिटेंसेस बढ़ गए, आपने सारी खुशी पे पानी फेर दिया। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, वही ना। और आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, भाई बिल बढ़े हैं, खर्चे बढ़े हैं, तो घर वाले फोन करते हैं, भाई पैसे और भेजो। पैसे वही आ रहे हैं ना। और क्यों नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भी फोन आ रहे हैं पाकिस्तान से? जी देखिए, माशाल्लाह सनाउल्लाह का बहुत तजुर्बा है, बल्कि हम तो इनको बचपन से देखते आ रहे हैं, इनको देखते ही हमें साफी बनने था। अच्छा, सनाउल्लाह ने 100% बात दुरुस्त की। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। मुझे 25 साल बैरून मुल्क रहते हुए हो गया, बीच में कुछ अरसा पाकिस्तान में भी आके काम किया। मैं जब पहले पैसे भेजता था, तो मैं पैसे भेजता था और कुछ पैसे भेजता था कि इसको इन्वेस्ट कर दें। भाई को बोल दिया कि कोई प्लॉट ले लें, कोई गाड़ी खरीद लें, फलां चीज ले लें। इमरान खान के दौर में जो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आ रही थी, उसमें लोगों को पता है कि आपका ओवरसीज का बहुत एतमाद था इमरान खान साहब पे, या पसंदीदगी है, जो मर्जी कह ले, तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भेजते थे। अच्छा। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद जो पैसे पहले सिर्फ घर में भेजता था, अब मेरे दोस्तों से, मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाया, तो वो कहते हैं कि यार बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये ओवरसीज पे असल बोझ पड़ा है,
जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है, हमें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसे ज्यादा भेजने पड़ते हैं ताकि वो लोग एक अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सके। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बताऊंगा जो पाकिस्तान में 5-5, 6-6 लाख रुपए की नौकरी कर रहे थे, वो 1-1 करोड़ रुपया दे के उन्होंने लंदन के, अमेरिका के, कनाडा की उन्होंने सिटीजनशिप लेने की कोशिश की है। तो बात यह कि जितने गुर्बत के पाकिस्तान नीचे चला गया है, ये हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आप इशारियों में हमें कुछ भी बता दें, स्टॉक एक्सचेंज इतना चढ़ गया, स्टॉक सर 40 नसीम साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 40,000 एप्लीकेशन आ रही है डेली नए पासपोर्ट की, 40,000, 40,000 जो, और कैपेसिटी कितनी है उनकी 18,000 है। मतलब है कि मैक्सिमम 18,000 आती थी, अब 40,000 आ रही हैं और पिछले 6 महीने से ये सिचुएशन ठीक है ना सनाउल्लाह साहब, आपने फरमा दिया कि खर्चा बहुत बढ़ गया, इसलिए बाहर से पैसे जो हैं वो ज़्यादा मंगवाए जा रहे हैं और लोग भेज भी रहे हैं। लेकिन फिर मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा ना, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ नौशाद साहब, कि सरमायाकारी भी तो आ रही है, दूसरे जो ममालिक हैं, चले हमारे जो लोग बाहर मुकीम हैं वो तो इसलिए भेज रहे हैं कि यहाँ फैमिली को पैसे चाहिए, तो क्या जो ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं, सऊदीया का भी जिक्र कर लेते हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ज़रूरत बढ़ गई है और वो समझ रहे हैं कि इन्हें अब ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा सरमायाकारी कर दें यहाँ पर? ऐसे तो नहीं है ना? देखिए सना ने जो बात कही है ये बिल्कुल दुरुस्त है। नसीम साहब जरा चूंकि यूके में रहते हैं, यूके में ये जो एक एलिमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पसंदीदगी है और लाइकिंग है वो यकीनन ज्यादा है, लेकिन सऊदी अरब और दुबई और जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो उन बेचारों का वाकयातन ये मामला है कि वहां जो लोग हैं उनकी जो फैमिलीज यहाँ हैं वो टोटली डिपेंडेंट हैं उस रेमिटेंसेस के ऊपर जो वहां से आती हैं। अब मामला ये है कि ये रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, ये उस तरह नहीं बढ़ रही, ये भी सना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जिस तरह बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ रही, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। पासपोर्ट वालों ने वैसे मशीन लगा ली है, दूसरी कोशिश यही कर रहे हैं 40,000 पासपोर्ट वो दे सके। सर सॉरी, लेकिन असल मसला ये है कि ये जो लोग, सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा इशू ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन वो अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड जाता है वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता। हम एक्सपोर्ट से हमने ये हमें समझ आ गया है कि हमारी एक्सपोर्ट 25-30 अरब डॉलर से नहीं बढ़ सकती, हमारी कैपेसिटी नहीं है, ना हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है। तो हमारा मेन सोर्स जो है जो फॉरेन करेंसी का वो ह्यूमन रिसोर्स है। हमें ह्यूमन रिसोर्स को असल में डेवलप करना पड़ेगा, उसको एक्यूप करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा, और इस तरफ जाहिर है कि किसी की तवज्जो नहीं है सनाउल्लाह साहब। और आपने एक्सपोर्ट्स की बात की तो वो तो हमारी फैक्ट्री मालिकान जो है वो कहते हैं बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर कैसे एक्सपोर्ट? और जिस मुल्क में इंटरनेट नहीं है, 3 दिन तक नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते किसी को, तो वहां पे फिर कैसे, क्या एक्सपोर्ट्स और क्या बाहर के ममालिक में राब्ते और क्या आप सोच सकते हैं? ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ये जो सरमायाकारी की बात आप कर रही थी ना, सऊदी अरब की सरमायाकारी है और दूसरी सरमायाकारी, यकीनन IMF प्रोग्राम के बाद कुछ सरमायाकारी थोड़ी बहुत वो बढ़ेगी, लेकिन ये FDI के जो फिगर्स होंगे वो अलग होंगे, रेमिटेंसेस के फिगर्स अलग हैं। असल मामला है वो है जो अभी सनाउल्लाह साहब ने आपको बताया कि आपके यहाँ तो जो लेबर भी है वो स्किल्ड नहीं है, जो आप भेजते हैं वो बेचारे वहां जाकर वो कोई ऐसे पैसे नहीं कमाते जिससे आप ये कह सकें कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिलीज को भी जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है काशिफ साहब। आप पड़ोसियों को देख लीजिए ना, इंडिया को देख लीजिए, क्या IT का शुबा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुबा है, हर शुबे में वो अपने लोगों को स्किल सिखा रहे हैं और फिर वो तमाम के तमाम ममालिक में भिजवा रहे हैं, जहां हमारे पाकिस्तानियों को बिल्कुल वो कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कि आप तो जी आ ही नहीं सकते। अच्छा देखें, बात ये इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो मर्जी कहें, मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि दिसंबर से ऑनवर्ड पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर जाएगी। अच्छा, ये आप लिख लीजिए। देखें, जिस वक्त PDM की हुकूमत आई उस वक्त सबसे ज़्यादा मामला ये हुआ कि पैसा नहीं था, पैसा बारो करना था, और हमने इंटरेस्ट रेट 20% पे ले गए ताकि लोगों का पैसा बैंक में जमा हो और वहाँ से हुकूमत बारो कर सके। अब इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली नीचे आ रहा है और ये इंटरेस्ट रेट जो है दिसंबर तक, मुझे ये प्रेडिक्शन है मेरी कि 11% तक आ जाएगा। अगर 11% तक आएगा तो ये पैसा जो बैंकों में पड़ा हुआ है ये पैसा मार्केट में फ्लो होगा और बिजनेस की एक रोटेशन शुरू होगी। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि गो के महंगाई की वजह से रेमिटेंस ज्यादा हुई या जिस तरह से भी हुई, लेकिन 12 रेमिटेंस ज्यादा आई। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं समझता हूँ सनाउल्लाह साहब की तरफ ठीक है कि पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है, हमें इसको ट्रेंड करके बाहर भेजना है। इंडिया जो पैसा कमा रहा है, बांग्लादेश जो पैसा कमा रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो इस तरीके से कर रहा है कि जो लोगों को प्लेसमेंट देता है और लोग वहां से रेमिटेंस भेजते हैं। ये सस्टेनेबल ऑर्गेनिक रेमिटेंस है, हमने इस पर काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि
कि हमने लोगों को इजी मनी की तरफ लगा दिया, काश जाइए सबसे बड़ा सोशल अफसोस मीडिया है पे कि- करे, सोशल मीडिया पे जाए, ये कर ले, आपको सनाउल्लाह दौड़ा साहब, बाजी कर बिल्कुल टाइम नहीं है। जब छोटी सी बात तक है। जी 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 जो इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं ना, जो आज आज सऊदी अरब का जी, जी। डेलीगेशन आ गया, आसमा, ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम ये है और आज हम फंसे हुए हैं इस वजह से। जब आप G2G इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ G2G बुनियादों पर गारंटीज देनी पड़ती है। जिस तरह आपने CPEC के प्रोजेक्ट को दिए, पावर सेक्टर के, आपने 17% गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न दिया, गारंटेड। आप उसी में फंसे हुए हैं। आपने कैपेसिटी पेमेंट पे उनको मसला गारंटी पता दी। क्या है? आप मेरी बात सुन ले, सनाउल्लाह साहब। आपको एनवायरनमेंट बेहतर करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके प्राइवेट सेक्टर के FDI जब आएगी तो फिर आपको पता चलेगा ये भाई, और मुझे लगता है सनाउल्लाह साहब हमें अपने प्रोग्राम का वक्त भी बढ़ाना पड़ेगा, जहां बहुत कुछ करना है। इन्वेस्टमेंट जो है ना, जंजीरें हैं, ठीक है। आप जंजीरों में बंध रहे हैं इनको और तोड़ ये दें आप उससे जंजीरों कभी को। नहीं निकल सकते फिर। आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है सनाउल्लाह साहब, इस मामले पे आज मैंने ये देख लिया और हमारा टाइम जो है ना प्रोग्राम का वो बहुत कम है, बहुत माजरत, लेकिन मुझे आप तमाम साहिबान को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। काशिफ रफ़ीक साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, नौशाद अली साहब, सनाउल्लाह खान साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने शो देखा। कल दोबारा मिलता है।